अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हम लोगों का लेक्चर नंबर 31 है। चार चैप्टर हमने कर लिए हुए हैं। चैप्टर 4 अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है। प्रैक्टिस सेट उसका आप लोगों तक पहुंचा दिया गया है। सिंपल से वो क्वेश्चन है, उसके अंदर कोई एज सच केस सिनेरियोज मोस्टली नहीं आते चैप्टर 4 में से, तो आप लोग प्लीज़ उसको देखिएगा लाजमी। जिस क्वेश्चन के अंदर कोई मसला वो आपने फ़ौरन ही पूछ लेना है। अच्छा, आज हमारा जी चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा। आपका चैप्टर 5 भी है, उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, और चैप्टर 6 भी है। अभी तक हमने 12 बार इंटरनल कंट्रोल्स वर्ड डिस्कस किया और हमें काफ़ी हद तक इसकी अंडरस्टैंडिंग भी है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हमारी पहले से अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है वो इंशाल्लाह हमारी हेल्प करेंगी ये चैप्टर दोनों डिस्कस करने में। ठीक है, इसमें हम कंट्रोल्स बनाना भी सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब, लेकिन ये भी उसकी बेस है। तो कंट्रोल्स बनाना भी सीखेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स होते क्या हैं, कंट्रोल्स को टेस्ट किस तरह करना है, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी, विदाउट एनी अडू हम चलते हैं अपने चैप्टर 5 के ऊपर। चैप्टर 5 हमारा जी क्या क्या बातें करने जा रहा है वो कह रहा है। एक तो हम आपको इंपॉर्टेंस बताएंगे इंटरनल कंट्रोल्स की, फिर इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स कौन से, वो जो 5 एलिमेंट्स हमने पहले सिर्फ बाय नेम हमें पता है, और मैंने कहा था कि हिफ्स होने चाहिए आपको ये 5। ये मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ना आती हो। ठीक है, ये वो आपको ऑब्वियसली आते भी होंगे, उसको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। देन लिमिटेशंस क्या होती है इंटरनल कंट्रोल की, और इवैल्यूएशन किस तरह होती है कंट्रोल की, और ऑडिट रिस्क असेसमेंट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, अच्छा जी, इम्पोर्टेंस देखने लगे। इम्पोर्टेंस देखने से पहले अगर हम वही बात करें, हमारा जो ऑडिट रिस्क फंक्शन है, मतलब है कि हम कंट्रोल्स को क्यों देख रहे हैं भाई, हमारा क्या काम है कंट्रोल्स के साथ। कंट्रोल्स तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, वो तो मैनेजमेंट ने बनाने थे। कंट्रोल्स का फ़ायदा भी डायरेक्टली मैनेजमेंट को ही होता है। अच्छे कंट्रोल्स हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ज़रा अच्छी तरह ऑपरेट करती है, इफेक्टिवली ऑपरेट करती है। ऑडिटर को क्या ज़रूरत पड़ गई? ऑडिटर को भाईजान इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि ऑडिटर जो है वो रिस्क बेस्ड ऑडिट करता है। जिस एरिया में ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट, सिग्निफिकेंट एफर्ट सीनियर टीम मेंबर्स वहाँ पे इंक्लूड करता है। जहाँ पर कम रिस्क है ऑब्वियसली वहाँ पर उसके हिसाब से करता है। तो भाई हमें पता है कि ऑडिट रिस्क आइजा 330 के मुताबिक किस तरह होता है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ऐसे ही है, बस रिवाइज ही कर रहे हैं, पहले पढ़ा हुआ है हमने। डिटेक्शन रिस्क तो ये है ना कि भाई कहीं कोई मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट होने से ना रह जाए, ये तो हमारा रिस्क है, ऑडिटर का रिस्क है। लेकिन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर मजीद फिर दो, इसको अगर हम ओपन कर ले तो दो रिस्क आते हैं। एक को हम कहते हैं जी इनहेरेंट रिस्क, और एक को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल रिस्क। तो मतलब है कि अगर मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की जगह ये दोनों लिख दूं तो ये भी सही है, बिल्कुल ही सही है। एंड डिटेक्शन रिस्क तो वैसे ही आ गया। तो बेसिकली 3 तरह के रिस्क फिर हो गए ना, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। और हमें पता है कि ये जो दोनों रिस्क हैं इनको हम क्लाइंट रिस्क बोलते हैं क्योंकि क्लाइंट के हाथ में होते हैं। ये जो होता है ये ऑडिटर के हाथ में, ऑडिटर रिस्क उसका है। ठीक है, टोटल ये मिला के ऑडिट रिस्क बन जाते हैं। तो भाई इनहेरेंट रिस्क के ऊपर तो हमने पहले डिस्कशन कर ली थी कि इनहेरेंट रिस्क क्या है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ड्यू टू नेचर, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस और असर्शंस, या आपकी इंडस्ट्री रेगुलेशन इस तरह की हैं कि उसके अंदर ही रिस्क पाया जाता है। ये तो है जी हमारा इनहेरेंट रिस्क, हमें आइडिया है। कंट्रोल रिस्क का हमें पता था कि जो क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो कितने के वीक हैं उनको देखा जाता है। हम ऑडिटर साहब जो हैं इवैल्यूएशन वगैरह उसकी करते हैं, यही हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो वहाँ से जो डिराइव होता है दैट इज़ द कंट्रोल रिस्क। इसका मतलब है कि भाई कंट्रोल रिस्क जितना ज़्यादा होगा आपके ऑडिट रिस्क के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा होगा वो। ऐसे ही है, क्योंकि देखें कंट्रोल और इनहेरेंट क्लाइंट के रिस्क है, इनको कम नहीं किया जा सकता, हम कम नहीं कर सकते, हम सिर्फ इनको असेस कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि भाई ये कितने के रिस्क हैं, सिग्निफिकेंस कितनी है, लाइकलीहुड इनका कितना है, हम सिर्फ ये देख सकते हैं। कम नहीं, इन दोनों को नहीं कम कर सकते, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं
लेकिन इसके लिए फिर हमें सब्सटेंटिव टेस्टिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर हमने इसको कम करना हो, सैंपल जो है हमारा साइज़ उसको इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो मतलब डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर हम अप्लाई करके इसको तो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं, बट दिस कैन नॉट बी चेंज और दिस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ऑडिटर। ऐसे ही है। तो भाई इसलिए इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल कंट्रोल्स की इवैल्यूएशन, असेसमेंट इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स में से कंट्रोल रिस्क ने निकलना है। बात सही है ना? सारी बातें लिंक्ड हैं, ये समझ के हमें चलना होगा इन चीज़ों को। चले जी, आते हैं फिर बुक आपकी क्या फरमाती है इसके ऊपर। बुक कह रही है कि भाई ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वो कहता है आइजा 315 आपको कहता है कि आपने असेसमेंट करनी है। याद है भाई, आइजा 315 आपको कहता है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करें। 4 प्रोसीजर उसमें बोलता है। वो बेसिकली रिस्क असेसमेंट के अंदर आपने इंटरनल कंट्रोल्स को भी देखना होता है और उसके अलावा भी आपने रिस्क सारे देखने हैं, ठीक है। और वो फिर कह रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर भी देखना है, एजर्शन लेवल पर भी देखना है। ये हमने चीज़ें डिस्कस की हुई हैं आइजा 315 के अंदर। ये देखें कितनी रेलेवेंट है। तो अगर एजर्शन का अभी भी नहीं पता तो फिर कुछ समझ नहीं आने वाली चीज़ें, ठीक है जी। तो वो लेक्चर दोबारा सुने। अगर नहीं कोई कन्फ्यूजन है, फिर भी सुनने के बाद भी कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछें, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑडिटर की बुनियाद है भाई। सही है। ये असर्शंस होगी, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट कंट्रोल के एलिमेंट्स वगैरह हो गए, ये सारी बुनियाद हैं ऑडिट की। मटीरियलिटी, ये सारा कुछ क्या है? बुनियाद। अगर ये नहीं आता, रट्टे मार मार जितना मर्जी आप पास कर लो, लेकिन आपको कक समझ नहीं आनी इसकी। फिर इंटरव्यूज़ में जाते हैं स्टूडेंट्स, वो अगला बंदा, मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया और अच्छे तगड़े टीचर से माशाल्लाह पढ़ के आया हुआ था रिसोर्स। तो मैंने पूछा जी असर्शन क्या होती है? उन्होंने फटाफट वो डेफिनेशन बता दी। मैंने कहा डेफिनेशन तो चलो सही है, रट्टा आपका अच्छा है, मतलब इसका बता रहा हूँ, मुझे कट ऑफ और कंप्लीटनेस के अंदर फ़र्क बता दो। नहीं पता नहीं सर, वो डेफिनेशन बताई थी। मैंने डेफिनेशन को क्या करना है यार, इसका कॉन्सेप्ट बताओ ना, बनी क्यों है, क्या क्यों बनाई गई, मैनेजमेंट की क्या असर्शन है। बल्कि ये चलो बता दो कि असर्शन होती क्या है, ब्लैंक। तो देखें कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा स्टूडेंट पास हो रहा है, 1700, 1750, 1800 स्टूडेंट हर अटैम्प्ट में निकल रहा है। पहले वालों को भी आर्टिकल्स मिले नहीं होते, अगले आते हैं, ऊपर से 6 मंथ की रिस्ट्रिक्शन है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ ये कह देना कि रेफरेंस की बेस पर हर जगह पे होती है, तो ये तो पता नहीं किसको बेवकूफ़ आप बना रहे हैं। अगर रेफरेंस फर्म ने काम नहीं करवाने, सारे रेफरेंस वाले ही रख के बैठ जाएँ। वो रेफरेंस में यही है ना कि कोई निकम्मा नाअहल था, उसको किसी सिफारिश की बेस पर रख लिया। तो भाई अगर सारों को इसी तरह रखना तो काम किसने करना है? पार्टनर्स ने खुद बैठ के थोड़ी करना है काम। तो ऑनरशिप लेना सीखें, फेलियर की भी जिम्मेदारी लेना सीखें, अपने कामों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें और देखें मार्केट में क्या चल रहा है। भाई मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन में फिर आगे निकलने के लिए यार कुछ तो एक्स्ट्रा हो ना आपके पास, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ हो आपकी कोई ना कोई लर्निंग हो। अब स्टूडेंट्स आते हैं, ये कैफ किया हुआ है सितंबर 23 में, 6 माह, बल्कि 6 माह से भी ऊपर गुजर रहे हैं। क्या किया? सिर्फ फर्म्स में अप्लाई किया। भाई फर्म्स में अप्लाई क्या 24 घंटे ही करते रहे हो, बाकी क्या किया टाइम? सीरीज़ देख ली है किसी ने, मूवीज़, किसी ने कहा जी मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, किसी ने। तो भाई फिर वो जो अब मेरे सामने अगर 2 स्टूडेंट्स आते हैं, एक तो इस तरह का आया था और एक कहता है जी मैंने फॉर एग्जांपल क्विक बुक्स सीखा है, वो कहता है फॉर एग्जांपल मैंने टैक्स रिटर्न्स की फाइलिंग सीखी है थोड़ी बहुत। मुझे वहाँ पे लगेगा यार चलो ये जो स्टूडेंट है ये थोड़ा सा प्रोएक्टिव है, ठीक है, चीज़ों को समझ रहा है, चीज़ों को, इसे पता है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ? तो भाई ये सारा कुछ बड़ा ज़रूरी है और ये सारा कुछ लिंक करता है आपकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी के साथ। जितना कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे आपको, क्योंकि मज़ा आएगा चीज़ का, फिर आप उसको अप्लाई करने का भी आपका दिल करेगा। तो खैर अच्छा, आइजा 315 भाई आपको कहता है कि असेसमेंट करें। फिर आइजा 330 पे आते हैं, तो आइजा 330 कहता है कि भाई असेसमेंट जो आपने की थी ना, आप उसको ऑडिट रिस्क में कन्वर्ट करें। ऑडिट रिस्क आपका कितना बना और आप उसको रिस्पॉन्ड करें, किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, हमने देखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे जनरल अप्रोच उन्होंने एक बताई हुई है, ठीक है जी। द रिस्पॉन्सेज एट द असर्शन लेवल इन्वॉल्व द ऑडिटर सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स। एजर्शन लेवल के ऊपर फिर हमने ज़ाहिर जहाँ जहाँ पर रिस्क है उस हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। द चॉइस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर विल डिपेंड ऑन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ बोथ इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। ये डिपेंड करता है कि भाई इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क कितना कितना है, उसके हिसाब से फिर हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे, ठीक है जी।
तो इस चैप्टर में ऑब्वियसली हमने इसी सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। वो कहता है मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, इंटरनल कंट्रोल से क्या मुराद है भाई, वो कहता है पहले हमें बताएं। तो इंटरनल कंट्रोल से मुराद क्या होता है जी? इंटरनल कंट्रोल्स वो आपके चेक एंड बैलेंस है, वो कंट्रोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए हमें ज़रूरत है। ऑल्टर नहीं बना रहा इंटरनल कंट्रोल, ऑल्टर का कोई ताल्लुक नहीं है इंटरनल कंट्रोल बनाने के साथ। ऑल्टर ने बने हुए हैं अगर, तो उनको असेस करना है, इवेल्युएट करना है, देन उनको टेस्ट कर लेगा। अगर वो उसकी इवेल्यूएशन के मुताबिक सही हुए, उसकी असेसमेंट के मुताबिक अगर इंटरनल कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग हुए, ठीक है, फिर उनको स्ट्रॉन्ग से मुराद है कि ज़रा मुनासिब बने हुए, ठीक है, डिज़ाइन अच्छा हुआ, तो फिर वो उनको टेस्ट करेगा। अदरवाइज तो टेस्ट भी नहीं करेगा। अगर फारिग है तो फिर वो कहेगा यार मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ उसके ऊपर टेस्ट करने के ऊपर। लेकिन ये फिर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है। इंटरनल कंट्रोल्स को बनाना, इंटरनल कंट्रोल्स को डिज़ाइन करना, उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी किसकी है? मैनेजमेंट एंड दोस्त विद गवर्नेंस। याद करें हमने प्रीमाइज ऑफ ऑडिट के अंदर भी ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करेगी कि भाई हाँ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें एक ये भी थी कि इंटरनल कंट्रोल्स को डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, वो किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की है। तो भाई ये मैनेजमेंट का काम है, सिंपल। तो डेफिनेशन वो कह रहा है इंटरनल कंट्रोल में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस डिजाइंड, put in place and maintained to provide assurance of a reasonable level regarding the achievement of the objective of an entity। अच्छा, ये जो assurance वगैरह, इसका ये मतलब नहीं कि ऑडिटर ये काम कर रहा है, वो उन्होंने वर्ड्स इसलिए वो यूज़ किए हैं ताकि कुछ जो कि ऑडिट के अंदर फेमिलियर हैं। अदरवाइज वो ये कह रहे हैं कि एंटिटी ने ऐसे कंट्रोल्स बनाए हैं, ऐसे प्रोसीजर्स डिज़ाइन किए हैं जो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई हाँ ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। इसका मतलब कि एंटिटी ने ऐसे अपने बनाए हैं कंट्रोल्स जो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में हेल्प कर रहे हैं। एंटिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस की अगर बात की जाए तो प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है। आप एनपीओस की बात करें, उनका अपना वो है कि हमने ये काम करने हैं, तो अब उनको फिर ब्रेक किया जाता है, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स, हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। तो हर डिपार्टमेंट ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कुछ कंट्रोल्स बनाए होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन वालों ने बनाया होगा कि यार एक मतलब एक ठीक हद तक हम प्रोडक्शन करें, ये ना हो कि एक्सेस प्रोडक्शन हो जाए, बहुत ही ज़्यादा हो जाए, वेस्ट होने लग जाए, ये ना हो कि बहुत ही कम हो, ठीक है, कस्टमर ही जाना चले जाए। सेल्स वालों का भी इसी तरह होगा कि भाई हमने किस तरह अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। फाइनेंस वालों को होगा हमने अपने पैसों को किस तरह कंट्रोल करना है। तो हर किसी का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, हर किसी डिपार्टमेंट ने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई ना कोई कंट्रोल्स बना के रखे हुए हैं। बात कर रहे हैं फॉलो। फिर वो कहते हैं दीज ऑब्जेक्टिव्स रिलेट टू द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस एंड एडहेरेंस टू रेलेवेंट एंड एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। वो कहते हैं ये जो मकासद की बात हम कर रहे हैं कि एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें ऑब्वियसली एक तो ये है कि जी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो बननी है उसके अंदर भी यही चीज़ों ने आना है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो भी ऑब्जेक्टिव है क्या प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज़ हो और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें, इनकम्स को बढ़ाएं, लेकिन किस तरह बढ़ाएं वो सारा कुछ कंट्रोल्स के अंदर है। इसी तरह फिर आपके ऑपरेशंस जो है, ऑपरेशन से मुराद क्या होता है कि जो कोर आपका वर्क है, फॉर एग्जांपल आपकी आप कह लें कि प्रोडक्शन है, ठीक है, फिर उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन है, फिर उसकी डिलीवरी है, सेल्स वगैरह, ये सारा ऑपरेशंस के अंदर आता है, ठीक है। और इसी तरह फिर अगर आपके कोई लॉज रेगुलेशंस हैं तो उनके साथ भी तो कंप्लायंस करनी है। पता लगे ऑपरेशंस बड़े ज़बरदस्त कंट्रोल कर लिए हैं, लॉज का पता ही कोई नहीं है और फिर किसी तरह से पेनल्टी आई है और अगली बार उन्होंने कहा फैक्ट्री बंद कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई ये तमाम चीज़ों का इदराक होना भी ज़रूरी है और इनकी नॉन कंप्लायंस या वायलेशन को रोकने के लिए कंट्रोल्स का होना भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कुछ पॉइंट्स आप इस डेफिनेशन में से निकाल लें। जैसे उसने कहा इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू डिज़ाइन एंड पुट इन प्लेस अ सूटेबल सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। भाई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल्स बनाना और लगाना। देन डिज़ाइन का मतलब समझ रहे हैं, डिज़ाइन कहते हैं ना कि क्योंकि कंट्रोल जो होते हैं आमतौर पे एक प्रोसेस फ्लो होता है कि पहले ये होगा, पहले ये होगा, पहले ये होगा, तो उसको डिज़ाइन करना कह रहे हैं, सही है। देन वो कह रहा है इंटरनल कंट्रोल्स आर डिजाइन टू डील विद फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशन रिस्क एंड कंप्लायंस रिस्क। हाँ, वो कहता है डेफिनेशन में से देखा हमने 3 तरह के रिस्क ढूंढे हैं, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन 1-2 नंबर का। कहते इंटरनल कंट्रोल्स जो होते हैं वो कौन कौन से रिस्क के साथ रिस्क को डील करने के लिए बनाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल रिस्क को
हमने ऊपर पढ़ा है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह के लिए। फिर वो कहता है ऑपरेशनल रिस्क को, ताकि ऑपरेशंस आपके उसके अंदर कोई मसाइल ना आए, तो वो ऑपरेशनल रिस्क है। और इसी तरह कंप्लायंस रिस्क है, कोई आप नॉन कंप्लायंस ना कहीं कर बैठे किसी लॉज एंड रेगुलेशन की, उनके लिए फिर आपको क्या बनाने पड़ जाते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स बनाने पड़ जाते हैं। ठीक है जी। तो इंटरनल कंट्रोल्स 3 तरह के रिस्क के साथ डील करते हैं मेनली। कौन सा? फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड कंप्लायंस रिस्क। इसको अंडरलाइन कर लें। देन सिंस इंटरनल कंट्रोल्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट, द ऑडिटर हैज टू एक्सेप्ट व्हाट कंट्रोल्स देयर आर। क्योंकि भाई मैनेजमेंट ने बनाने हैं इंटरनल कंट्रोल्स, तो ऑडिटर ने तो बनाने ही नहीं है, तो हमने तो एक्सेप्ट करना है जैसे भी है। एक्सेप्ट करने से मुराद क्या है? ये नहीं कहना कि सब कुछ ओके है, ये नहीं वो कह रहा। एक्सेप्ट करने से मुराद ये कि हम मैनेजमेंट को ये नहीं कह सकते यार ये कंट्रोल मुझे पसंद नहीं है, इसको बदले। वो ये इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब मैनेजमेंट को हम ये नहीं कह सकते यार ये कैश का क्या कंट्रोल फारिग से रखा, मुझे नहीं पसंद, इसको बदलो। ऐसे नहीं कर सकते। कंट्रोल जो उनके बने हुए हैं उनको एक्सेप्ट करना है, उन्हीं के अंदर फिर नुक्स निकालने हैं, अगर नज़र आ रहे हैं उनको आपने रिपोर्ट कर देना है कि भाईजान ये वीकनेसेस वगैरह हैं। किस लेटर के अंदर? मैनेजमेंट लेटर के अंदर। वो आपने उन्हें बता देनी है। नहीं सही करते ना सही, आपने अपने हिसाब से देखना है कि क्या आप ऐसे कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई करना चाह रहे हैं। कंट्रोल रिस्क कहीं ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो हो सकता है आप कहीं फारिग कराओ यार, क्यों मैं इसके ऊपर रिलाई करूं, कम है तो आप रिलाई भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने मतलब एज इट इज़ ही उसको एक्सेप्ट करके चलना है। इंटरनल कंट्रोल्स बनाने नहीं बैठ जाना, वो आपका काम नहीं है। ठीक है। However, he can assess and evaluate the controls and plan his audit on the basis of his assessment। ये तुम्हें पता है। आगे आ रहे हैं how the auditor uses internal control। भाई हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। उसने कहा मॉडर्न ऑडिटिंग इज़ बेस्ड ऑन अ सिस्टम्स बेस्ड अप्रोच। हाँ, वो कहते हैं आजकल जो ऑडिट हो रहे हैं ना वो सिस्टम बेस्ड ऑडिट है। सिस्टम बेस्ड ऑडिट से मुराद क्या है कि भाईजान क्योंकि आपकी काफ़ी ज़्यादा जो ऑपरेशंस हैं वो सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गए हैं, तो फिर ऑडिटर भी कहते हैं कि यार मैनुअल काम करने के बजाय या सब्सटैंटिव प्रोसीजर बहुत डिटेल में परफॉर्म करने के बजाय क्यों ना सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। अगर सिस्टम अच्छा हुआ तो इसका मतलब है कि सिस्टम खुद कुछ मिसस्टेटमेंट्स, कुछ डेविएशंस ऑफ कंट्रोल्स रोक लेता है। ठीक है, तो हमारा जो रिस्क है वो ऑलरेडी थोड़ा कम हो जाएगा। हमारा रिस्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ऑडिट रिस्क। क्योंकि जाहिर है जब ये कम हो जाएगा तो हमारा ऑडिट रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो कहता है कि भाई फिर मैं सब्सटैंटिव के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बजाय सिस्टम के को क्यों ना मैं अंडरस्टैंड कर लूँ। बात आ रही समझ? तो ये भी एक तरीका है। With this approach, the auditor relies on the accounting systems and the related controls to ensure that the transactions are properly recorded। या आपको पता लग गया कि सिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या है कि हम अकाउंटिंग सिस्टम्स या जो ERP वगैरह जो भी लगा हुआ है उसके ऊपर रिलाई करना पसंद करते हैं। लेकिन पसंद तब करेंगे ना भाई अगर वो सिस्टम ओके है, तो सिस्टम तगड़ा है, अच्छा है, सही कंट्रोल्स लगे हुए, फिर रिलाई करेंगे। ज़बरदस्ती कोई नहीं करना, ज़बरदस्ती रिलाई नहीं करना आपने। ठीक है। वो कह रहा है his assumption is that if the systems and the internal controls are adequate, the transaction should be processed correctly। ऑडिटर ये समझते हैं यार अगर सिस्टम ओके है, सिस्टम अच्छा है, इंटरनल कंट्रोल्स तगड़े हैं, तो फिर तो ट्रांजेक्शन सही होनी चाहिए ना, उनमें क्या मसला है। The audit emphasizes therefore as much as possible on the systems processing the transactions rather than on the transactions themselves। ये देखें बड़ी खूबसूरत बात उसने की। कह रहा सिस्टम बेस्ड अप्रोच के अंदर ट्रांजैक्शन से ज़्यादा फोकस आपका उस सिस्टम के ऊपर होता है जिसमें से ट्रांजैक्शन निकल रही है। अगर सिस्टम अच्छा है, सिस्टम तगड़ा है, तो भाई ट्रांजैक्शन भी उसमें से सही निकल रही होगी। अगर कंट्रोल्स आर इन प्लेस, बेहतर कंट्रोल्स हैं, तो फिर ट्रांजैक्शन भी क्या है जी आपकी वहाँ पे सही निकल रही होगी। ठीक है, बजाय इसके कि आप एक ट्रांजैक्शन के ऊपर एफर्ट लगाओ, वो ट्रांजैक्शन टेस्टिंग कहलाती है, वो TT सब्सटैंटिव टेस्टिंग होती है। वो एक ट्रांजैक्शन को पकड़ के बैठ जाना। वो कहता है सिस्टम को समझें, सिस्टम अगर तगड़ा है सिस्टम की वैल्यूएशन करें, सिस्टम को टेस्ट करें। अगर सिस्टम सही है तो भाई फिर ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन भी सही होंगी। अब ये मतलब नहीं कि ट्रांजैक्शन को बिल्कुल ही ना देखो, लेकिन देखो बट उस लेवल पे अब ना देखो। क्यों? क्योंकि कंट्रोल रिस्क कम जो है हमारा। बात आ गई समझ? फॉलो कर रहे हैं। बिफोर द ऑडिटर कैन रिलाई ऑन द सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स, ही मस्ट एस्टैब्लिश व्हाट दो सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स आर एंड कैरी आउट एन इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी बात है। इन अदर वर्ड्स द सिस्टम बेस्ड ऑडिट अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस। अच्छा, इसको ना जरा मतलब कोई निशान वगैरह लगा लें, ये क्रक्स उसका समरी बता रहा है। In other words, the system-based audit approach is based on the premise that accounting systems and their related internal controls are sufficient to record transactions properly. However, the auditor should first test the controls in order to satisfy himself that this approach to the audit is valid। वो कह रहा है सिस्टम बेस्ड अप्रोच से मुराद हम यहाँ पे ये ले रहे हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम जो लगा हुआ है
और उनके जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं अगर वो सही हों तो फिर ट्रांजिशंस भी ठीक होती हैं। लेकिन वो जाहिर है वो कहता है ये अगर पे जाने से पहले फिर आपको सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, सिस्टम को समझना पड़ेगा, सिस्टम को इवेल्युएट करना पड़ेगा, सिस्टम को टेस्ट करना पड़ेगा। सारा कुछ करने के बाद अगर आपका कंट्रोल रिस्क कम है, ये वाला रिस्क कम हो जाता है, कंट्रोल्स आपने टेस्ट किए हैं, बेहतर है, वैलिड कंट्रोल्स हैं, तो फिर आप रिलाई करोगे सिस्टम के ऊपर। अदरवाइज ज़बरदस्ती कोई नहीं है, लाजमी कोई नहीं। ये बात अच्छा यहाँ पर नोट कर लें कि इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलाय करना या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना लाजमी नहीं है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना लाजमी नहीं है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना लाजमी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अगेन क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम हो जाएं, हमारी एफर्ट कम लगे, हम एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच के साथ काम कर लें। सब्सटेंटिव प्रोसीजर आर मैंडेटरी, वो आपने लाजमी परफॉर्म करने हैं। कम ज़्यादा वो मैटर करेगा कंट्रोल्स के ऊपर। कंट्रोल्स तगड़े हैं, सब्सटेंटिव कम, कंट्रोल्स फारिग हैं, सब्सटेंटिव ज़्यादा। सब्सटेंटिव तो करने ही करने हैं परफॉर्म। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की आपके पास ऑप्शन है, और आप ये तब करेंगे जब कंट्रोल्स बाय बुक्स, मतलब कि वो सही नज़र आ रहे हैं, उनकी डिज़ाइनिंग ठीक है, और मैनेजमेंट ने बताया हुआ है कि हम बड़ा इसको इफेक्टिवली ऑपरेट भी कर रहे हैं, तो फिर आप उनको टेस्ट करेंगे। अदरवाइज अगर कंट्रोल्स मौजूद ही नहीं है तो फिर टेस्ट भी कुछ नहीं होना। लिंक्ड है सारी बातें, ठीक है। आपका सारे का सारा फोकस इस वक्त क्या है? प्लानिंग। जब आप ये अभी प्लानिंग चल रही है ना, आपका अभी सारे का सारा फोकस ये है कि यार किसी तरह मेरा जो ऑडिट रिस्क है, एक तो ये एक्सेप्टेबल लेवल पे हो, उसके बाद ऑडिट रिस्क को मैं रिस्पॉन्ड सही तरह कर सकूं। आपका मकसद सारा ये है कि भाई कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि मेरा ओपिनियन कहीं गलत हो, तो उसके लिए आप ये सारी एफर्ट कर रहे हो, ठीक है, सही है। वो कहते हैं द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल विल डिपेंड ऑन द टू फॉलोइंग फैक्टर। ये आपको ऑलरेडी पता है कि भाई कंट्रोल्स कितना इफेक्टिवली, कितना अच्छे तरह परफॉर्म करें, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली क्या है? द डिज़ाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन किस तरह हुआ है, क्या उसके अंदर आपकी जो है ज़रूरियात हैं सारी वो पूरी हो रही हैं? क्या इंटरनल कंट्रोल्स इस तरह के हैं कि वो मिस स्टेटमेंट्स को प्रिवेंट करते हैं, होने ही नहीं देते, ठीक है, और उसको डिटेक्ट करते हैं और करेक्ट करते हैं। इसको ना आप ज़रा मतलब साइड पे बुलेट के साथ लगा लें इस तरह का। ये तीन तरह के बेसिकली कंट्रोल्स होते हैं जो एंटिटी बनाती है। कोई भी एंटिटी आमतौर पे तीन तरह की बनाती है। एक होती है प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। प्रिवेंटिव से मुराद क्या है कि भाई मसला होने ही नहीं देना, रोक देना है उसको। अच्छा, एक होता है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव से मुराद क्या? अच्छा चलो हो गया है, अब उसको कम से कम डिटेक्ट तो कर लो ना भाई, पकड़ तो लो उसको कि मसला हुआ है। और एक फिर कंट्रोल्स क्या होते हैं? करेक्टिव। चलो जी मसला हो गया था, अब इसको ठीक किस तरह करना है, ठीक है। तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो है ना आपकी, इनको कंट्रोल एक्टिविटीज़ बोला जाता है। एक्टिविटी से मुराद क्या है? कंट्रोल्स के लिए आपने क्या क्या काम किए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें आपने लगाई हुई हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं कंट्रोल्स रखने के लिए। तो तीन तरह के होते हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव। एंटिटी ने इस तरह के बनाए होते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव कंट्रोल्स को आपने स्टडी करना है, देखना है कि वो कितने अच्छे तरीके से बने हुए हैं, क्या वो मिस स्टेटमेंट्स को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये उनकी डिज़ाइनिंग की बात हो रही है अभी। डिज़ाइन से मुराद फिर वही बात कि क्या वो बने इस तरह से हुए हैं, टेस्ट नहीं अभी किए। पहली बात तो बने हुए हैं इस तरह के। फॉर एग्जांपल आप कहें कि अगर पेमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल लगा हुआ है कि भाई कैश पे पेमेंट होगी तो कौन ऑथराइज करेगा, बैंक से होगी तो कौन ऑथराइज करेगा, चेक के ऊपर कौन कौन बंदा सिग्नेचर्स अपने करेगा, ये बेसिक्स इंतहाई, ये तो बेसिक कंट्रोल्स हैं। अगर ये भी नहीं लगे हुए, इसका मतलब है कि आपका जो कैश साइकिल है वो फारिग है, पेमेंट साइकिल बिल्कुल ही फारिग है आपका। सेल्स का आपने देखा, आगे हम जाएंगे चैप्टर 6 में देखेंगे सारी चीज़ें, और मैं आपको इंशाल्लाह कंट्रोल्स बनाना सिखाऊंगा, बजाय इसके कि आप कोई पेज पकड़ के उसके रट्टे मारने बैठ जाएँ। दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच, और एग्जामिनर भी नहीं ये चाहता आपसे। मैं इंशाल्लाह आपको अप्रोच बताऊंगा कि कंट्रोल्स खुद किस तरह बनाने हैं। आपने मैनेजमेंट बन जाना है उस वक्त, और मैनेजमेंट बन के आप किस तरह कंट्रोल डिज़ाइन करोगे, आप वो इंशाल्लाह इजीली कर लेंगे। तो भाई अभी फ़िलहाल डिज़ाइन की बात हो रही है, सही है। अब आगे अगर हम चलते हैं, दूसरी वो चीज़ कहता है इम्प्लीमेंटेशन। वो कहता है ये ना हो कि किताबों का
सही है, और बाबों का और है। वो कहता है कि ये सीन ना हो जाए कहीं। तो पहले डिज़ाइन तो हो गए हैं भाईजान, अब इम्प्लीमेंट क्या हो रहे हैं ये भी देखो साथ साथ। पाकिस्तान में भी आपको पता ना, कवानीन तो बेतहाशा है, इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। इम्प्लीमेंट कौन सा यहाँ पे होता है, ठीक है। आइन आपका कह रहा है जी बेसिक ह्यूमन राइट्स कभी भी उनको आप नहीं ख़त्म कर सकते, और पाकिस्तान में माशाल्लाह इस वक्त खैर। तो भाई कंट्रोल्स का सिर्फ डिज़ाइन करना बेहतर नहीं है। डिज़ाइन आप कर दो, छापा मार लिया आपने किसी बड़ी कंपनी का, मैनेजमेंट ने कि चलो जी हम भी स्टील की हैं, चलो किसी बहुत बड़ी स्टील कंपनी के कंट्रोल्स देखते हैं, चोरी चोरी करवा के उस तरह बनवा के रख लिए, फॉलो किया कोई नहीं। तो भाई कंट्रोल्स तो बेसिकली अगर बात की जाए ना तो डिज़ाइन से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन उनकी मैटर करती है। मैनेजमेंट की टोन क्या है, मैनेजमेंट करना भी चाहती है या नहीं करना चाहती है। हम इंटरनल कंट्रोल के जब 5 एलिमेंट्स पढ़ेंगे उसमें से जो मेन एक एलिमेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसके अंदर हम देखेंगे कि भाई क्या एनवायरनमेंट भी है उधर कोई करने वाला, कोई कल्चर भी है कंट्रोल्स को फॉलो करने वाला, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए उसने कहा कि डिज़ाइनिंग को भी देखना है क्या सही तरह डिज़ाइन हुए, और दूसरे नंबर पे क्या कंट्रोल्स इफ़ेक्टिवली ऑपरेट भी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये दो चीज़ें मतलब ये दो चीज़ें बताएंगी कि कंट्रोल्स कितने के इफ़ेक्टिव हैं। अगर तो डिज़ाइन भी अच्छा हुआ है, इम्प्लीमेंट भी सही हो रहे हैं, ठीक है, जाहिर है गलतियाँ थोड़ी बहुत तो होंगी, लेकिन मतलब काफ़ी हद तक वो सही हो रहे हैं, तो आप कहेंगे कि भाई कंट्रोल्स मुनासिब हैं। अच्छा, क्या इस सूरत में आप ये करेंगे कि 100% मुनासिब है? नहीं भाई, जितने परसेंट वो आपने जो टेस्ट किया है, और हम अक्सर कह रहे होते हैं अगर 15 में से 3 ट्रांजेक्शन फारिग हैं तो आप उसकी परसेंटेज निकाल देंगे कि यार इतनी परसेंट रिस्क मौजूद है, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से इसको कंट्रोल डेविएशन देखनी है। तो कुछ ना कुछ तो रिस्क हमेशा ही होता है, लेकिन अगर डिज़ाइन सिर्फ हुए हैं, इम्प्लीमेंट कोई नहीं है, तो और ख़तरनाक बात हमने कहना भाई क्या फ़ायदा फिर इसका, रिस्क तो उधर का उधर ही है। और अगर डिज़ाइन भी कोई नहीं है और इम्प्लीमेंट भी कोई नहीं है तो बिल्कुल ही बेड़ा करके आगे भाई समझ। द आउटकम ऑफ दिस इवेल्यूएशन हेल्प्स द ऑडिटर टू असेस कंट्रोल रिस्क। वो कहते हैं जब ये इवेल्यूएट कर लेता है ऑडिटर, मतलब पहले डिज़ाइन देखता है किस तरह के बने हुए हैं, फिर उनको टेस्ट कर लेता है इम्प्लीमेंटेशन उनकी, तो फिर इस नतीजे में हमारे पास कंट्रोल रिस्क निकलता है कितना का उस क्लाइंट का, ठीक है जी। लास्ट में अगर समरी में आपको थोड़ी सी बताता हूँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, तो वो अभी देख लेते हैं क्या कहता है। वो कहता है एज फार एज पॉसिबल द ऑडिटर विल रिलाई ऑन द कंट्रोल्स दैट आर इन दी ऑपरेशन। जो ऑपरेशंस में है, मतलब जो ऑपरेट कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल, उनके ऊपर तो वो रिलाई करेगा। हाउ एवर ऑल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैव इनहेरेंट लिमिटेशन। लेकिन फिर वही बात है कि इंटरनल कंट्रोल्स की अपनी भी इनहेरेंट लिमिटेशन है, जिसमें से एक बहुत बड़ा मसला ह्यूमन इंटरवेंशन है। मैनेजमेंट ओवर राइड ऑफ कंट्रोल हमने पढ़ा था आइजा 240 के अंदर, वो एक बहुत बड़ा मसला है। कंट्रोल जितने मर्जी तगड़े बना लें, मैनेजमेंट कहती है भाईजान तो वास्ते ये गरीबों के लिए कुछ और है, हम जो टॉप पे हैं हमारे लिए कोई कंट्रोल्स नहीं है। And controls can never be perfect and 100% certain to be effective. Obviously, it will therefore never be possible for auditor to rely on them completely. वो हाँ देखिए उसने कितनी खूबसूरत बात कर दी। वो कहता है कि भाई कंट्रोल जितने मर्जी ज़बरदस्त बना लें, वो कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकते। एक तो ये है ना कि हो सकता है कि 100% डिज़ाइन ही नहीं किए जा सकते भाई, कहीं ना कोई कमी पेशी रह ही जाती है, ठीक है। क्योंकि इन कंट्रोल्स के अंदर एस्टिमेट्स के ऊपर भी कंट्रोल्स आ जाते हैं ना कि आपने प्रोविजंस को किस तरह एस्टिमेट करना है, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं। अब एस्टिमेट्स की ही अगर एग्जांपल ली जाए तो एस्टिमेट को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअल पता नहीं क्या चीज़ होगी। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसके अलावा बेतहाशा चीज़ें हैं जिनको आप हर चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते। तो 100% तो वो हो ही नहीं सकते कंट्रोल। जब 100% कंट्रोल्स नहीं हो सकते तो ऑडिटर साहब उनके ऊपर कंप्लीटली रिलाई कैसे कर ले कि भाई मैं सब्सटेंटिव परफॉर्म ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इंटरनल कंट्रोल्स परफॉर्म करूंगा। वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 100% इफेक्टिव कभी भी नहीं होते इंटरनल कंट्रोल। हाँ अगर हो जाते हम कर लेते, लेकिन वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दी ऑडिटर मस्ट देयरफॉर, इसलिए ऑडिटर साहब ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को देखना है, टेस्ट करना है उनको, एंड परफॉर्म सम टेस्ट ऑन द ट्रांजैक्शनल बैलेंसेस इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो भाई या एक तो सिर्फ वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं करेगा, बल्कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के साथ साथ वो जो है सब्सटेंटिव की तरफ भी लाजमी जाएगा। वो बता रहे हैं सब्सटेंटिव क्या है। वेयर द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स इज इनइफेक्टिव, जहां पे उसको लगता है इनइफेक्टिव है भाई सिस्टम, एंड दैट द कंट्रोल्स देयरफॉर कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, और इसके ऊपर मैं रिलाई नहीं कर सकता। ही विल हैव टू कैरी आउट एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर। व्हेन एन ऑडिटर रिलाइज हेवीली ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर, द अप्रोच टू द ऑडिट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच कहते हैं।
कहता है कि अगर तो कंट्रोल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हम कंट्रोल्स पर रिलाई करेंगे लेकिन सब्सटेंटिव भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन क्योंकि मेनली हम कंट्रोल्स पर रिलाई कर रहे हैं तो हम इसको सिस्टम बेस्ड अप्रोच कहते हैं। अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है तो हम कंट्रोल्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करते, हम ट्रांजैक्शंस के ऊपर, सब्सटेंटिव के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। ठीक है, और इसी तरह दूसरा सिस्टम बेस्ड उसने बता दिया हुआ है। नीचे जो फ्लो चार्ट्स है उसको आपने देख लेना है, तो सिंपल सा ही है। ठीक है जी, चलें, ये था थोड़ा आज का छोटा सा आज का तो लेक्चर था। कल इंशाल्लाह एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे चलेंगे, क्योंकि अहम थोड़े स्टैंडर्ड्स हैं, चैप्टर्स हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इनको लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।